शहर में रहने वाली निहारिका की शादी गांव के राम से हो जाती है। निहारिका को ज्यादा किसी चीज का शौक नहीं होता, जिस वजह से वो ससुराल में खुशी से रह रही होती है। लेकिन गोलगप्पों का प्यार सबको बहुत परेशान करता है। देखो जी, हमारी शादी को ना 1 हफ्ता हो गया और मुझे गोलगप्पे खाए हुए पूरे 7 दिन बीत गए। इतने लंबे समय तक अपने गोलगप्पों के बिना मैं आज तक नहीं रही। ओहो, आई बड़ी गोलगप्पे खाने वाली। हुक्म तो ऐसे चला रही है जैसे तेरे पापा ने हमें यहाँ कोई दुकान खोल कर दी हो। बेटी तो दी है ना, अब उसे थोड़े गोलगप्पे तो आप भी खिला सकते हैं ना। अरे देखो तो जरा, नास पीटे गोलगप्पों के पीछे कैसे कैंची की जैसी जुबान चल रही है इसकी। देखिए मम्मी जी, आप भले मुझे कुछ भी बोलिए, लेकिन अपने गोलगप्पों के लिए मैं कुछ नहीं सुन सकती। हाँ, अरे मैं तुम्हें गोलगप्पे खिला दूंगा, थोड़ा सब्र तो करो। पिछले 7 दिनों से सब्र ही तो कर रही हो ना। अरे गोलगप्पे ही तो है, इतना बेचैन क्यों हो रही हो? आ जाएंगे। सुनो जी, हम लड़कियां पति के बिना रह सकती हैं, पर गोलगप्पों के बिना नहीं, कभी नहीं। वो मेरा पहला और आखिरी प्यार है। निहारिका की बात सुनकर उसकी सास और पति सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। जिसके बाद राम गोलगप्पों का इंतजाम करने घर से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद वो गोलगप्पे लेकर घर वापस आता है, जिन्हें देखकर निहारिका सारे काम छोड़कर खुशी से भागते हुए राम के पास आती है। तुम आ गए? इतनी देर क्यों लगाई? पता है ना मैंने तुम्हें कितना मिस किया। अरे थोड़ी देर पहले ही तो घर से गया था। क्या तुम? अरे मैं तो अपने गोलगप्पों से बात कर रही हूँ, तुमसे नहीं। निहारिका का गोलगप्पों के लिए ऐसा प्यार देखकर राम हैरान रह जाता है। अब वो गोलगप्पों को प्लेट में अच्छे से सजाकर उन्हें खाने बैठती है, लेकिन पहला गोलगप्पा खाते ही वो गुस्से में प्लेट अरे मैं तो अपने गोलगप्पों से बात कर रही हूँ, तुमसे नहीं। निहारिका का गोलगप्पों के लिए ऐसा प्यार देखकर राम हैरान रह जाता है। अब वो गोलगप्पों को प्लेट में अच्छे से सजाकर उन्हें खाने बैठती है, लेकिन पहला गोलगप्पा खाते ही वो गुस्से में प्लेट खिसका देती है। ये कैसे घटिया गोलगप्पे उठा कर ले आए? न पानी में स्वाद, न गोलगप्पों में। हाय हाय, महारानी के नखरे तो देखो, इन्हें गोलगप्पे में भी अलग अलग स्वाद चाहिए। ठीक है, आप लोग इस पर बहस मत शुरू कर देना। मैं ना कल दूसरी जगह से खरीद लाऊंगा, ठीक है? अगले दिन राम निहारिका के लिए गांव में दूसरी दुकान से गोलगप्पे खरीद कर लाता है, पर उसे वो भी पसंद नहीं आते। जिसके बाद बहुत दिनों तक यही सिलसिला चलता रहता है, जिसमें राम अपनी पत्नी के लिए दूसरे गांव तक जाकर वहां से भी गोलगप्पे खरीद कर लाता है, पर निहारिका को कहीं के कोई भी गोलगप्पे पसंद ही नहीं आते। तुमको तो अच्छे गोलगप्पे की पहचान करना आता ही नहीं है। तुमको गोलगप्पे का प्यार पता ही नहीं है, तुमसे कुछ होता ही नहीं है। अरे तुमसे बहुत होता है तो तुम खुद कर लो ना। सास की बात पर निहारिका बैग पैक करके घर से जाने लगती है, जिस पर राम उसे रोकते हुए कहता है, अरे इतनी सी बात पर कोई घर छोड़कर जाता है क्या? मैं कल शहर जाकर तुम्हारी पसंद के गोलगप्पे ले आऊंगा, ठीक है? आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं ही शहर चली जाती हूँ और घर छोड़कर नहीं जा रही, गोलगप्पे खाने जा रही हूँ। ये कहकर निहारिका शहर में अपने पापा के घर चली जाती है, जहाँ पर वो सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक में मन और पेट भर कर गोलगप्पे खाती रहती है, जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसे अस्पताल में एडमिट करना पड़ता है। फूड पॉइजनिंग है, जंक फूड बिल्कुल बंद करना होगा। लो, बहुत गोलगप्पे गोलगप्पे करती रहती थी, कर दिया ना गोलगप्पे ने बीमार। और खाओ अब। माँ, इसके बारे में हम घर जाकर बात करेंगे। कुछ दिनों में निहारिका ठीक होकर अपने ससुराल वापस आ जाती है, जिस पर एक बार फिर सास बहू की नोकझोंक शुरू हो जाती है। अब थोड़े दिन अपने प्यार से दूर रहना,
नहीं तो इस बार सीधा भगवान के घर पहुंच जाओगी। इस बार सास की बात का कोई जवाब दिए बिना निहारिका अपने कमरे में चली जाती है। बीमार होने की वजह से निहारिका गोलगप्पे तो खा नहीं पाती, लेकिन अभी भी उसके मन में हर वक्त उन्हीं के ख्याल चलते रहते हैं। हाय मेरे प्यारे गोलगप्पे, इस कल मुझे फूड पॉइजनिंग ने मुझे मेरे प्यार से दूर कर दिया। मेरे गोलगप्पों, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अगर मैंने तुम्हें खाया तो मम्मी जी तानों के ही गोलगप्पे बनाकर मुझे खिला देंगी। एक दिन निहारिका अपने चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गई, जिसकी घर से निकलते ही राम रसोई में जाकर कुछ करने लगता है। शाम को निहारिका के घर वापस आते ही उसकी सास कहती है, शक्ल से तो लग रहा है कि डॉक्टर ने थोड़े और समय तक गोलगप्पे बंद कर दिए। अच्छा है, कम से कम अब हमें पूरा दिन गोलगप्पा पुराण तो नहीं सुनना पड़ेगा। सास की बातें सुनकर निहारिका चिढ़ते हुए अपने कमरे में जा रही होती है। तभी राम गोलगप्पों से भरी एक बड़ी प्लेट लेकर उसके सामने आ जाता है, जिन्हें देखकर निहारिका का चेहरा खिल उठता है। ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। तुम्हें अपने पसंद की चीज खाने से कोई नहीं रोक रहा। जितना खाना है उतना खाओ, लेकिन उससे खाने की एक लिमिट होनी चाहिए। हाँ बहू, किसी भी चीज की अति हमेशा नुकसानदायक ही होती है। ठीक है, पर अभी मुंह में पानी आ रहा है। गोलगप्पे खाऊं प्लीज? अरे अकेले क्यों, सब साथ मिलकर खाएंगे ना। सिद्धि के ससुराल जाते ही भाभी कहती है, अरे वाह जी वाह, सारे कपड़े मेरे। हाय रे पैंट, अरे वाह वाह, मजा आ जाएगा। अरे ये सिद्धि की अलमारी के सामने खड़े होकर क्या बड़बड़ा रही है? जा जाकर देख मेहमानों को विदाई की मिठाई मिली कि नहीं। अब हाँ माँ जी, क्यों नहीं, लेकिन पहले कपड़े तो बदल लूं। अब रानी आ जाती है सिद्धि के उन कपड़ों में जो वो ससुराल जाने से पहले घर छोड़ जाती है। अरे रानी, कुछ दिन रुक जाती। अरे ये तो सिद्धि बिटिया को मैंने ही दिया था, बड़ा ही फबता था उस पर। तुझ पर तो कुछ खास नहीं लग रहा। अब वो ना, मेरे सारे कपड़े गीले थे तो सोचा पहन लूं। वैसे भी सिद्धि को कौन सा दिन पुराने आउटडेटेड कपड़ों को पहनना है। वैसे भी ये सूट तो मैंने तभी पहना था, वैसे खास है भी नहीं ये। हाँ ठीक है, लेकिन ना मेरी सिद्धि पर तो जमता था। सारे मेहमान चले जाते हैं और सिद्धि ससुराल से मायके पहली बार आती है। अपना घर, अपना कमरा, अपनी अलमारी। ये बोलकर जैसे ही सिद्धि अलमारी खोलती है तो सामने उसके कपड़ों की जगह कुछ और ही रखा होता है। माँ, जरा कमरे में तो आना। सास और रानी वहां पहुंच जाते हैं। रानी ने पहनी होती है सिद्धि की जींस और टी शर्ट। अरे भाभी, ये क्या? ये तो मेरी बड़ी ही महंगी टी शर्ट है, इसे आपने घर में क्यों पहनी है? अरे बहुत मिलती है दीदी ये चौक की मार्केट में, 150 में। ओ भाभी प्लीज, ये एरोपोस्टल है, 2000 की एक टी शर्ट। ओहो, 2000 में तो दीदी 4 साड़ी आ जाए। अब क्या बोलूं? भाभी, ये मेरी अलमारी में छोटू के कपड़े, तो मेरे कपड़े कहाँ हैं? मेरी अलमारी में? अब दीदी आपको कौन से पुराने कपड़े पहनने थे? माना भाभी, लेकिन मैं जब घर आती तो यही सब पहनती ना। अरे तुम तो बड़ी कंजूस हो दीदी। खैर, वक्त आता है जब सिद्धि ससुराल के लिए रवाना हो रही होती है। अरे रानी, अंदर से सिद्धि का गिफ्ट ले आ। लड़की पहली बार ससुराल से मायके आई है। रानी अंदर जाती है और एक सिंपल सी साड़ी लेकर बाहर आ जाती है। ये लीजिए माँ जी। सास बेटी को गिफ्ट देकर ससुराल भेजती है। अगले दिन रानी एक सुंदर सी साड़ी पहनकर सामने आती है। अरे रानी, ये तो वो साड़ी है जो मैंने सिद्धि को देने के लिए दी थी जब वो ससुराल ले जाती, लेकिन ये तूने कैसे पहन ली?
अरे माँ जी, ये साड़ी तो मुझे बहुत पहले से ही पसंद थी, लेकिन चिंता ना करिए, मैंने सिद्धि के लिए भी अच्छी सी साड़ी दी है। हाँ। तभी सिद्धि का फोन आता है। क्या माँ, कुछ अच्छा तो दिया होता ससुराल ले जाने के लिए। अरे पहले दिखा दिया होता। ये चमकते हुए पैकेट में नौकरानी वाली साड़ी मत दिया करो माँ। अरे बेटे, वो तेरी भाभी ने ना गलती से उससे पैकेट बदल गया। हाँ, मैं कल ही तेरे भाई के हाथ से तेरा वाला पैकेट भेज दूंगी। अरे रहने दो माँ, आई एम श्योर भाभी ने अभी वही साड़ी पहनी होगी जो तुमने मेरे लिए रखी थी। तुम तो समझ नहीं पाई उनको। खैर छोड़ो, मैं ज्यादा बोलती अच्छी नहीं लगती, रहने दो, आपको उन्हीं के साथ रहना है, फिर बात करेंगे। सास को रानी पर गुस्सा आ जाता है। वो उसके कमरे में जाती है जहाँ वो शादी का एल्बम देख रही होती है। रानी, मार्केट जाकर एक ऐसी ही साड़ी लेकर आ। कल प्रत्येक हिस्से की साड़ी खुद पहन ली, अब ज्यादा ज्ञान बांट रही है। एक दिन सिद्धि का फोन आता है। माँ, मेरी सास ने आप सबको खाने पर बुलाया है। सारे लोग सिद्धि के ससुराल पहुंचते हैं। खाना खाकर वो लोग निकल रहे होते हैं कि सिद्धि की सास सभी को गिफ्ट देती है। अरे बहन जी, बेटी के घर का खाना खा लिया, यही बहुत है जो आप ऊपर से गिफ्ट भी दे रही है। अरे बहन जी, आप भी कहाँ इन बातों पर विश्वास कर रही हैं। सास सभी को गिफ्ट देती है, लेकिन रानी को जो साड़ी देती है वो अजीब सी हरे रंग की लाल रंग की बड़ी छाप वाली होती है। अरे छी, ये कौन पहनेगा? सासू माँ को तो जरी वाली इतनी सुंदर, और मेरे लिए ये नौकरानी वाली। अरे भाभी, दरअसल मैं जब भी घर आती थी आप वापसी में ऐसी ही साड़ी देती थी ना, तो माँ ने सोचा कि आपको आपकी पसंद की ही साड़ी क्यों ना दी जाए। बेचारी रानी, बोलती भी तो क्या। सिद्धि और सास रानी का चेहरा देखकर हंसने लगती है, तो रानी समझ जाती है कि अपने ही बिछाए जाल में वो फंस चुकी है। बड़े घर की बेटी। शिवानी की शादी अभिषेक से लव मैरिज थी। अरे भाभी, ये कितना अच्छा सूट पहना है आपने। काश ऐसा मैं भी पहन पाती। अरे क्यों नहीं रीना, वैसे भी तुम्हारा और मेरा नाम तो एक ही है, जब मन करे पहन लेना। भाभी, आपको आपके पापा ने कितने अच्छे कपड़े गहने दिए हैं। मैं उनकी इकलौती बेटी जो हूँ। बेटी तो मैं भी इकलौती हूँ, लेकिन क्या करे, पापा है नहीं, पता नहीं कैसे होगी मेरी शादी। तभी वहां शिवानी की सास आ जाती है। अरे क्यों नहीं करेगा भाई तेरी शादी धूमधाम से, आखिर जिम्मेदारी है तो उसकी। और वो दिन भी आ जाता है जब रीना की शादी तय हो जाती है। अभिषेक, क्या हुआ? आप इतने परेशान तो कभी नहीं दिखे, कोई बात है तो बताइए मुझे। अरे शिवानी, वैसे तो शादी का सारा इंतजाम हो गया है, लेकिन गहनों का रेट तो आसमान छू रहा है। कैसे क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। थोड़ी देर में शिवानी अपने पूरे गहने अभिषेक के सामने रख देती है। ये लीजिए, गहनों का इंतजाम भी हो गया। अरे नहीं शिवानी, मैं ये गहने किसी हालत में भी नहीं ले सकता। ये तुम्हारे पिता ने तुम्हें दिया था, और तुम हो कि। तभी वहां सास आ जाती है। अरे तो क्या हुआ, इसकी तो हो गई ना शादी, अब किसे दिखाने हैं इसने गहने। सास गहनों का डिब्बा शिवानी के हाथ से लेकर वहां से चली जाती है। रीना की शादी धूमधाम से होती है और अब वो बड़े घर की बहू बन जाती है। वहीं रीना की शादी के बाद शिवानी और अभिषेक उसकी शादी के कर्जों से डूब जाते हैं। मैं सोच रही हूँ नौकरी करनी शुरू कर दूं, वैसे भी पढ़ी लिखी हूँ, आपकी थोड़ी मदद भी हो जाएगी। वैसे शिवानी, कुछ दिन कर लो तो अच्छा ही होगा, क्योंकि ज़रूरत भी है। अब शिवानी भी नौकरी करने लगती है और घर खर्चे में अभिषेक का हाथ बटाती है। एक दिन शिवानी, रीना का फोन आया था, कह रही थी कि आने वाले त्योहार में उसके ससुराल जाना है। ठीक है माँ। अरे ठीक तो है, लेकिन एक काम कर लेना,
उसके सास ससुर से लेकर पूरे खानदान के कपड़े मिठाइयाँ सब ले आना, और हो सके तो रीना के लिए छोटे से कान में पहनने के बूंदे भी। और क्या है ना, शादी में उसे सारी बड़ी बड़ी कान की ज्वेलरी दी थी, घर में पहनने के लिए तो उसके पास कुछ भी नहीं है। शिवानी सोच में पड़ जाती है कि वो क्या करे, क्योंकि कर्जों और घर के खर्चों के बाद तो पैसे बचते ही नहीं थे। शिवानी फिर अपने पिता को फोन करती है और उनसे पैसे मांगती है। देखो शिवानी, मैंने तुम्हें शादी के वक्त ही मना किया था कि ऐसे घर में शादी करनी ही नहीं चाहिए। अरे अभिषेक को शर्म आनी चाहिए जो ससुराल से पैसे मंगवा रहा है। शिवानी को पिता की बात पर गुस्सा आ जाता है। आप मेरे पिताजी हैं और मैं परेशान थी इसलिए आपसे मदद की उम्मीद की पापा। अभिषेक को तो पता भी नहीं है कि मैंने आपसे पैसे मांगे हैं। शिवानी सोचती है कि वो अभिषेक से बात करे, लेकिन फिर उसे लगता है कि वो टेंशन ले लेगा। तभी शिवानी की नजर हाथ के कंगन पर पड़ती है। सीधे बाजार जाती है और उसे बेचकर ननद के घर ले जाने का सारा सामान लेकर आती है और सास के सामने रख देती है। हाँ ठीक है, लेकिन फल थोड़े और अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए थे। शिवानी कुछ नहीं कहती, वहां से चली जाती है। एक दिन शिवानी, रीना का फोन आया था, बहुत रो रही थी। क्यों माँ, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना उसके ससुराल में? अरे तूने तो उसकी नाक ही कटवा दी। अब मैंने क्या कर दिया माँ? कह रही थी कि बड़े घर की बहू है भाभी, जो कपड़े दिए वो ब्रांडेड भी नहीं थे। तू तो जानती है ना उन लोगों का पहनावा कितना अच्छा है। तू तो मेरी बेटी का भला कभी सोचती नहीं। आए भगवान, अरे बड़े घर की बहू है इसी बात की जलन है ना तुझे, लेकिन याद रख मेरी बेटी का सोचने के लिए भगवान है। तुम लोग कभी उसका बुरा नहीं कर पाओगे। अब शिवानी के मन में सवाल था कि क्या ईश्वर सिर्फ रीना के साथ है, उसके साथ नहीं? लेकिन उसे सुकून था कि वो अभिषेक के साथ उसकी जिम्मेदारियों को निभाने में बराबरी की हकदार है। शिवानी वहां से चली जाती है। वो सास से कुछ नहीं कहती, क्योंकि अमीर घर की बहू बनकर रीना को भले ही सुकून ना हो, लेकिन गरीब घर की बहू बनकर शिवानी खुश है। क्योंकि खुशी पैसों से नहीं, पर जिनके घर से जाने के बाद गीता काम खत्म करके बाकी समय आराम करती थी। लेकिन लॉकडाउन के बाद ऑफिस और स्कूल घर में ही खुल गए, और इससे गीता का हाल वो तो आपको देखने में ही मजा आएगा। शिविन, ओ शिविन, महाराज उठने के लिए क्या 21 तोपों की सलामी लेंगे? अरे बिस्तर से बाहर निकल, ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने वाली है। अरे तुम भी हद करती हो, स्पीकर की तरह चिल्लाने की क्या जरूरत है? दिख नहीं रहा मेरी कॉन्फ्रेंस चल रही है। अब कैमरा और स्पीकर ऑन कर रहा हूं, मुझे कोई शोर नहीं चाहिए। इस पर जैसे ही रोहन लैपटॉप का कैमरा और स्पीकर ऑन करता है, तभी कुकर की सीटी बजती है। करा लो अब इसे चुप। लॉकडाउन नहीं हुआ, मेरी मौत का फरमान जारी हो गया। दोनों बाप बेटे ने नाक में दम किया हुआ है। ऐसा बोलकर गीता वहां से शिविन के कमरे में पहुंच जाती है, जहां शिविन अभी भी सो रहा होता है। ओ आलसी, अब अगर 5 मिनट में नहीं उठाना तो आज तेरा गेम और यूट्यूब कैंसिल। माँ की बात सुनकर शिविन बिना 1 मिनट गंवाए उठ खड़ा होता है। उठ गया, अभी नहाकर भी आता हूँ। ये नाटक कहीं और, मुंह पर गीला कपड़ा मार और पढ़ने बैठ। शिविन की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाती है, जिस पर गीता उसे वहां बिठाकर रसोई में चली जाती है। थोड़ी देर में उसे कमरे से कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो कमरे में वापस आती है। हाय राम, तुझे क्लास अटेंड करने के लिए बोला था, कैमरा ऑफ करके बिस्तर पर नाचने के लिए नहीं बोला था। मम्मी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप बाद में पढ़ा देना ना, वैसे भी अटेंडेंस तो लगी गई है। हाँ हाँ बेटा, जरूर बन जा, तू अभी से हम सबका बाप बन जा। अरे नहीं मतलब कहाँ से लाते हो इतना दिमाग, और पढ़ाई करते हुए ये चला कहाँ जाता है? नाइस क्वेश्चन, दिमाग से पूछकर बता दूंगा।
शिविन की बातों से परेशान होकर गीता उसे मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है, तभी वो कमरे से बाहर भाग जाता है। अब शिविन आगे आगे और गीता हाथ में चप्पल पकड़े उसके पीछे पीछे पूरे घर में दोनों घूम रहे होते हैं। इसी बीच वो रोहन के पास पहुंच जाता है और शिविन को मारने वाली चप्पल रोहन के लैपटॉप पर जाकर गिरती है। ओए माँ! मम्मी, अब पापा को चप्पल मार रही हो? वो आज तक के रिपोर्टर, चुपचाप जाकर क्लास अटेंड कर ले, नहीं तो अगली तेरे पीछे लगेगी। इस पर शिविन वहां से चला जाता है, जिसके बाद रोहन गीता से कहता है, इस सर्कस के लिए कुछ बोलना चाहोगी? अरे क्या करूं, जब से तुम दोनों घर में रहने लगे हो, घर अपने आप ही सर्कस बन गया है और मैं तुम्हारी नौकर। कभी बेटी को संभालो तो कभी बाप के नखरे उठाओ। इन्हीं सब उथल पुथल में दिन बीतते रहते हैं, जिसमें हर रोज घर के अंदर कुछ नया सियप्पा खड़ा मिलता है, जो ज्यादातर शिविन और रोहन के ऑनलाइन स्कूल और ऑफिस से रिलेटेड ही होता है। एक सुबह, शिविन चल उठ, आज की क्लास जल्दी है। कैमरा ऑफ करके आप अटेंड कर लो। अरे ऐसे छित्तर पड़ेंगे, दादी नानी सब एक साथ याद आ जाएंगी। गीता की लाख मशक्कतों के बाद क्लास तो खत्म हो जाती है, लेकिन उसके बाद शिविन फोन इस्तेमाल करते हुए इंस्टाग्राम रील बनाने लगता है। रसोड़े में कौन था? तुम थी, मैं थी, कौन था? कौन था? हाँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। अरे ओ गरीब के बेटे, आजा, मैं बनाती हूँ तुझे गरीब। मैं बताती हूँ रसोड़े में कौन था। पढ़ाई करने बोलो तो इनकी माँ मर जाती है, और ये पागलपंतियां जितनी मर्जी करा लो। गीता शिविन को डांट रही होती है, तभी रोहन बीच में बोल पड़ता है, अरे बच्चा ही तो है, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? बेटे का साथ देने की इसी एक कोशिश में अब शिविन के साथ साथ रोहन भी गीता के गुस्से की सूली पर चढ़ जाता है। अगर बेटे पर इतना ही प्यार आ रहा है तो इसे क्लास अटेंड क्यों नहीं कराते, इसका होमवर्क क्यों नहीं कराते? उस समय तो बहुत जल्दी मीटिंग आ जाती है, वो काम मैं करूं और यहाँ इस बेफिजुली की चीज में तरफदारी करके बन जाओ महान। हे भगवान, कोई तो इनके ऑफिस और स्कूल खुलवाओ, मैं इन्हें और घर में नहीं सह सकती। अरे कुछ और मांग लेती, क्योंकि तुम्हारी ये विश इस साल तो पूरी होने से रही, कोरोना। हाय नास पिटे ने जिंदगी ही बर्बाद कर दी। खाए कोई पचाए कोई, कल मुझे चुन चुन कर सबको मेरी बद्दुआ लगेगी। उन्होंने दुनिया का और इन बाप बेटे दोनों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया। गीता वहां से चली जाती है, जिसके बाद रोहन शिविन से कहता है, अरे तुम्हारी मम्मी इतनी भड़की हुई क्यों है? आपकी वजह से पूरा समय घर में रहते हो और उस पर कोई काम कराने की जगह बस ऑर्डर देते रहते हो। अच्छा बेटे, सारा इल्जाम मुझ पर? पूरा दिन तो वो तुम पर ही चिल्लाती है। हाँ, मतलब दोनों का 50-50 है, कुछ करना पड़ेगा। वो कहते ना, मेक द बेस्ट आउट ऑफ वर्स्ट। आई हैव एन आइडिया। वैसे तुम्हारी माँ सही कहती है, बहुत जुबान चलाने लगे हो, कम बोला करो। अगली सुबह रोहन और शिविन अपनी गलती को सुधारने के लिए गीता के उठने से पहले घर का आधा काम खत्म कर देते हैं, जिसे देखकर गीता खुश हो जाती है और फिर बाकी बचा काम वो तीनों मिलकर पूरा कर लेते हैं। जिसके बाद अब वो सब मिल बांट कर हर काम में एक दूसरे की मदद करते हुए लॉकडाउन का मजा लेने लगते हैं।